नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एर्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी है और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में है। जिन स्टूडेंट्स के पास दूसरा एडिशन है, सीक्वेंस को इस एडिशन के हिसाब से मिला लें, अपने दोस्त वगैरह से बदल लें, फोटो स्टेट करा लें, क्योंकि हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे लिए बदलना मुश्किल है। हमने अपनी बेसिक रिसर्च में पाया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास यही वाला एडिशन था। इसके अलावा अगर किसी के पास ये किताब नहीं है या कोई खरीदना नहीं चाहता है, या सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि हमने टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब चैनल से लिंक कर दिया है। चैनल के यूट्यूब चैनल के पेज पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उन क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में हम टेलीग्राम पर डालते जा रहे हैं। जो पिछले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी कुछ दिनों में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। 275 सेंटेंस हम पिछले वीडियोज़ में निपटा चुके हैं। 276वां सेंटेंस ये रहा आपके सामने। अप्रोच आप जानते हैं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे। सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है यू। यू के बारे में आप सभी को अच्छे से पता है। यू एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होते हैं। ये तो निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है, कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। आगे लगा हुआ है आर। आर जो है ना, बी की फॉर्म है। अभी जो बी की फॉर्म है आर, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो निश्चित तौर पर ही किसी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होगी। क्या कोई मेन वर्ब लगी है जिसके लिए हेल्प करता हुआ करने के लिए आ सकती है, या जिसकी हेल्प करता हुआ इसको माना जा सकता है? नहीं लगी। इसका मतलब ये हेल्पिंग नेचर की तो है नहीं, फिर तो निश्चित तौर पर ये मेन वर्ब है। अब बी जब मेन वर्ब होती है तो लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है। लिंकिंग नेचर की वर्ब लगाई जाती है लिंक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। तो लिंकिंग वर्ब के बाद वो कॉम्प्लीमेंट लिखा होना चाहिए, जिसको लिंक करने के लिए लिंकिंग वर्ब लगाई गई है सब्जेक्ट से। कहाँ लिखा है वो कॉम्प्लीमेंट? ये लिखा है। वो कॉम्प्लीमेंट जो लिखा रहता है, ये लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये होता है उस नाउन या प्रोनाउन के लिए जिसको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट या तो खुद नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते, दूसरे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। तो फिर मैं उनको एडवर्ब नहीं कहता, फिर मैं उनको कॉम्प्लीमेंट ही कहता हूँ। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन जाती है, क्योंकि प्रीपोजिशन एडजेक्टिव हो सकते हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। यहाँ पर क्या है कॉम्प्लीमेंट? यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट आपका एक नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज को देख लेते हैं। पर्सन यहाँ पर नाउन है। लवेबल का मतलब हो गया एबल टू बी लव्ड, जिसको लव किया जा सके या उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हो। लवेबल का मतलब हो गया हैविंग क्वालिटीज दैट मेक समवन इजी टू लव। किसी पर्सन में या किसी एनिमल में इस तरह की क्वालिटीज हो, प्रॉपर्टीज हो कि वो उसको प्यार किया जा सके, उसको पसंद किया जा सके, उसको लवेबल कह देंगे। लवेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसके लिए? नाउन फ्रेज के लिए। वेरी क्या हो गया? वेरी एडवर्ब लग गया इस लवेबल एडजेक्टिव के लिए। एक आर्टिकल लग गया, ए कह दो, आ कह दो, मुझे तो समझ में आता नहीं है, मैं तो जो मन में आता है वो कह देता हूँ। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं हम, स्पीकिंग का कोर्स तो मैं सिखा नहीं रहा हूँ। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। तो ये जो आ है या ए है, जो भी आप इसे कहो, ये आया है इस पर्सन के लिए, चूंकि कॉमन नाउन था, काउंटेबल था, सिंगुलर एक पर्सन की बात हो रही थी, तो ए आर्टिकल लगा दिया। इस प्रकार से पूरी नाउन फ्रेज बन रही है उस यू सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, और आर लिंकिंग वर्ब लगाई गई है लिंक करने के लिए। ये इतनी बेसिक बात है जो आप पिछले लेक्चर में भी सुन चुके होंगे। बट लगाया गया है एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। अभी जो कंजंक्शन बट लगाया जाता है अपोजिट फैक्ट्स को जोड़ने के लिए, अपोजिट इंफॉर्मेशन को, कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ तो ये जो है, ये जो दूसरी वाली इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जो बट कंजंक्शन से जोड़ के लगाई गई होगी, ये उसकी अपोजिट होगी, डायरेक्ट अपोजिट होगी, कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए।
क्या लिखा हुआ है, यू आर ए वेरी लवेबल पर्सन बट आई प्रोनाउन है जो कि एक सब्जेक्ट है, एम लग गया यहाँ पर, एम नॉट लविंग यू। देखिए एम यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर करना पड़ेगा। एम को मैं हेल्पिंग वर्ब इसलिए कंसीडर करके चलूंगा क्योंकि यहाँ पर ये जो लविंग वर्ब लिखी हुई है, ये जो लविंग वर्ब लिखी हुई है, ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है और चूंकि यही मेन वर्ब है। अब लविंग अगर मेन वर्ब है तो एम हो गई हेल्पिंग वर्ब, एम लविंग। देखो यहीं पर गड़बड़ है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, गड़बड़ पर अभी बात करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई क्योंकि मैंने मेन वर्ब वहां पर लगी हुई देख ली। नोट लग गया उस मेन वर्ब से पहले एड वर्ब, इसको मॉडिफाई करने के लिए। चूंकि लविंग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो लविंग वर्ड लिखा हुआ है ना, ये जो कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, बी की फॉर्म लिखी हुई है और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। ये जो बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म, वर्ब की कंटिन्यूअस स्टेट यूज की गई है लव के लिए, ये गलत है। इससे मुझे आपत्ति है क्योंकि लव ऐसी वर्ब है ही नहीं जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में आ सके। कंटिन्यूअस फॉर्म में आप लव को नहीं लिख सकते। आपने हमेशा सुना होगा आई लव यू, आई एम लविंग यू आपने किसी को कहते हुए नहीं सुना होगा। आई एम लविंग यू अगर आपसे कोई कहे तो इसका मतलब या तो मजाक कर रहा है या उसको ग्रामर का कुछ नहीं पता। ठीक है, आई लाइक यू होता है, आई एम लाइकिंग यू नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, ये कौन सी वर्ब होती है? एक्चुअली में इन वर्ब को कहा जाता है स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब या चूंकि ये स्टेट बताती है, मेंटल स्टेट वगैरह या किसी चीज की स्टेट बताती है, तो इनको स्टेटिव भी कह दिया जाता है। स्टेटिव, स्टेटिक का मतलब है स्थिर, स्टेटिव का मतलब है वो जो अवस्था बताती हो। सिमिलर से वर्ड है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं दोनों को ही एक साथ बता देता हूँ। एक्चुअली में इन वर्ब्स पे मैंने पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, या आई बटन पे दे दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में तो इसका लिंक है ही। ठीक है, सबसे लास्ट वाला लिंक मेरे ख्याल से इसी वीडियो का है, तो ये जरूर देख लें आप। फिलहाल इन शॉर्ट में आपको मुद्दे की बात समझा देता हूँ कि ऐसा क्या है लविंग में कि इसको मैं कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखने के लिए मना कर रहा हूँ, नहीं लिखा जा सकता। देखो कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, हो सकता है आपको पता हो, ना पता हो तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लो। ये जो कंटिन्यूअस स्टेट होती है ना, ये गोइंग ऑननेस को दिखाने के लिए यूज होती है, गोइंग ऑननेस को दिखाने के लिए। यानी कि कोई एक्शन अगर गोइंग ऑन है किसी पॉइंट पर, तो उस एक्शन को उस पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाने के लिए हम कंटिन्यूअस स्टेट का यूज करते हैं। मतलब कि अगर ये आपकी टाइमलाइन है और टाइमलाइन पर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस पॉइंट पर, इस एक्स पॉइंट पर कोई एक्शन गोइंग ऑन है, कोई एक्शन गोइंग ऑन है, तो इस पॉइंट पर इसको गोइंग ऑन दिखाने के लिए मैं कंटिन्यूअस स्टेट यूज कर सकता हूं। जैसे मैं लिख सकता हूं सी इज प्लेइंग। यहां पर मैंने जो ये पॉइंट एक्स यूज किया है, ये प्रेजेंट का पॉइंट ही यूज कर लिया आपको समझाने के लिए, बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। सी इज प्लेइंग। अब देखो हमने इस पॉइंट पर, प्रेजेंट के पॉइंट पर इसको गोइंग ऑन दिखा दिया, सही है, कंटिन्यूअस स्टेट में दिखा दिया, सही है। लेकिन ये एक्शन जो इस एक्स पॉइंट पर गोइंग ऑन है, ये स्टार्ट तो यहाँ नहीं हुआ होगा, स्टार्ट तो ये पहले कहीं हुआ होगा। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ होगा, चलो ठीक है, आपकी सुन लेता हूँ। यहाँ इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ होगा, इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ, चल रहा है, हमने इस पॉइंट को रिफर किया या इस पॉइंट पर हमने नोटिस किया और इस पॉइंट पर उसका गोइंग ऑन दिखा दिया, लेकिन एक्शन तो पहले कहीं स्टार्ट हुआ होगा। ये बात तो सही है। क्या ये एक्शन यहां रुकना था? अगर ये एक्शन यहां रुक जाता तब तो ये खत्म हो जाता, फिर तो इसका कंप्लीशन मान लेते। प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन, फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट की स्टेट से रिप्रेजेंट करते इसको। भाई प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया कोई एक्शन, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे। इसका मतलब ये एक्शन यहाँ नहीं रुकना था, ये अभी और चलना था। भले ही 1 सेकंड चलता, चाहे 2 सेकंड चलता, चाहे 2 साल चलता, चाहे 20 साल चलता, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं रुकना था, आगे जाके कहीं रुकना था। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ रुकना था। इसका मतलब जिस एक्शन को हमने एक पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट में बनाया, वो वाकई में किस नेचर का एक्शन है? वो इस नेचर का एक्शन है जो किसी एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है।
इस पूरी ड्यूरेशन के लिए वैलिड एक्शन को हम कंटिन्यूअस स्टेट में बनाते हैं। कोई एक्शन जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ बी पॉइंट पे खत्म होना था, उस एक्शन को जो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कंटिन्यूअस लगातार चलना था, उस पॉइंट को हम कंटिन्यूअस स्टेट से बनाते हैं। उस एक्शन को हम यहाँ किसी भी पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखा सकते हैं। ये एक्स पॉइंट पर मैंने गोइंग ऑन दिखा दिया, उधर से एक लड़का आया विजय, उसने बाई पॉइंट पर कहेगा तो बाई पॉइंट पर भी गोइंग ऑन दिखा देगा। सी ने यहाँ से खेलना स्टार्ट किया, यहाँ पर खेलना बंद किया। क्या आप यहाँ पर कह सकते हो सी इज प्लेइंग? क्या आप इस पॉइंट पर सी इज प्लेइंग कह सकते हो? नहीं। आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ए से बी तक के किसी भी पॉइंट पर सी इज प्लेइंग कह सकते हो। इसका मतलब जो एक्शन आप कंटिन्यूअस स्टेट में बनाते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाते हैं जिसको, वो वास्तव में रियल में पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड एक्शन है। उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ही वो गोइंग ऑन रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला फीचर हो गया गोइंग ऑन कंटिन्यूअस स्टेट, दूसरा फीचर हो गया स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक ही होता है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, के लिए ही वैलिड होता है। मतलब कंटिन्यूअस स्टेट वाला एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां भी लगा रहे हो, वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ही गोइंग ऑन होगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही गोइंग ऑन होगी। हमेशा गोइंग ऑन होती तो परमानेंट नेचर का हो जाता, फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते। ये तो हमने याद किया हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात ये होगी, ये इसका दूसरा फीचर हो गया। अब एक चीज और जरा नोटिस कीजिए, जो एक्शन एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, मतलब कंटिन्यूअस स्टेट वाला एक्शन जो कि एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, मतलब वो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक खत्म, यहां पर जाके खत्म होगा, उसने होने में या उसके किए जाने में कुछ टाइम लगा है, तो ऐसे एक्शन को मैं कह सकता हूं टाइम टेकिंग एक्शन। ये इसका तीसरा फीचर हो गया। या ऐसा समझ लो कि मैं एक ही फीचर के मैं अलग अलग एस्पेक्ट दिखा रहा हूं। एक ही क्यूब को मैं अलग अलग साइड से घुमा के दिखा रहा हूं। देखो, इधर से नीला है, इधर से पीला है, इधर से लाल है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तीसरा फीचर मैंने लिख दिया कि कंटिन्यूअस स्टेट से जिस एक्शन को दिखाते हैं वो टाइम टेकिंग नेचर का होता है। ऐसे एक्शन जो होने या करने में टाइम लेते हैं या टाइम लगता है उनको करने में, वो एक्शन होता है कंटिन्यूअस स्टेट में। एक चीज और नोटिस करो, जो चीज यहां स्टार्ट हुई, चल रही है और यहां खत्म हो गई, यानी कि जो भी एक्शन यहां चल रहा है, यहां स्टार्ट होकर चल रहा है, या जो प्रोसेस चल रही है, जो प्रोसेस गोइंग ऑन है, जारी है, चल रही है, उसमें कुछ बदलाव आएंगे। भाई, परिवर्तन का नाम ही चलना है। अगर मैं रुका रहा हूं तो रुका हूं, लेकिन अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी बॉडी में, मेरी मूवमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो भी एक्शन जिसको भी आप गोइंग ऑन दिखा सकते हो, वो एक तरह के चेंज को भी दिखाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, रटाया जाता है बच्चों को कि ग्रेजुअल चेंज दिखाने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट का प्रयोग करें। क्योंकि अगर कोई चीज चल रही है, गोइंग ऑन है, तो वो अपने आप में एक तरह का चेंज है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए चेंजेस को दिखाने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट प्रीफर की जाती है, या कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा हम चेंजेस को भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेजुअल चेंज, या चलो चेंज ही लिख देता हूँ। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, ठीक है। चेंज, ठीक है। चेंज को दिखाने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट में अगर कोई एक्शन है तो वो एक चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी का चीज का परिवर्तन उसमें हो रहा होता है। ये इतनी बातें हैं। अब देखो, ये जो हमारी वर्ब है, लव, लाइक, हेट, और भी हैं, ये जो मैं लेक्चर मैंने यहाँ पर आई बटन पर डाला है, इसमें मैंने तमाम सारी वर्ब बताई हैं। ये जो वर्ब है और भी हो सकती है, हैव है, ऑन है, पजस, कंसीडर, होप, एग्री, डिसएग्री, ईटीसी। अभी फिलहाल यहाँ पर इतना ही लिखता हूँ, पूरा वो उतना लेक्चर रिवाइज नहीं कराऊंगा। ये जो जितनी जो वर्ब मैंने लिखवाई है, ये इस नेचर की वर्ब है कि या तो ये होंगी, या तो आप, लव का मतलब क्या है, टू हैव फीलिंग्स फॉर समवन और समथिंग। तो या तो आपके पास फीलिंग है, या तो आप फीलिंग हैव करते हो या नहीं करते हो।
बीच वाला कोई सीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने फीलिंग यहां से रखनी स्टार्ट की, रख रहे हो यहां पर फीलिंग रखना कंप्लीट हो गया ना। या तो आपके अंदर फीलिंग्स है किसी के लिए या नहीं है। तो ये ऐसे एक्शन है, ये यहाँ पर ये ऐसी वर्ब लिखी है जो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करती है या ऐसे नेचर को रिप्रेजेंट करती है जो कि टाइम टेकिंग नहीं है। किसी को लव करने में, लाइक करने में टाइम नहीं लगता। वो कहते नहीं है एक एक पल का काम होता है। चलो ठीक है, शायरी में नहीं घुसेंगे, पोएट्री मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन आप मेरी बात को जरा समझिए कि ये जो वर्ब लिखी है हैव, मैंने लिखा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो या तो कार मेरे पास है या नहीं है। आई एम हैविंग कार, आई एम हैविंग अ कार, इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हैव का मीनिंग ही कुछ ऐसा है, उसका नेचर ही कुछ ऐसा है, वो एक टाइम टेकिंग एक्शन को दिखा ही नहीं सकती। चूंकि वो टाइम टेकिंग एक्शन को नहीं दिखा सकती, इसलिए वो कंटिन्यूअस स्टेट में भी नहीं आ सकती। वो किसी चेंज को नहीं दिखा सकती। या तो आपके पास कार है, या तो आप कार ऑन करते हो या फिर नहीं करते हो। ये सारी की सारी वर्ब मैंने ऐसी लिखी है। लेक्चर को देख लेना, बहुत काम का लेक्चर है। तो उसी प्रकार की जो वर्ब है हमारी, वो है लव। लव को हम कंटिन्यूस स्टेट से नहीं दिखा सकते, ये स्टैटिक नेचर की है। देखिए ये जो एक्शन, ये जो वर्ब मैंने यहाँ पर लिखवाई है, जो कि गोइंग ऑन दिखाई जा सकती है या टाइम टेकिंग नेचर की है, या जो एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहती है, या जो जिनमें चेंज आ सकता है। चेंज का मतलब क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब गतिशीलता। गतिशीलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायनेमिक, डायनेमिज्म, डायनामिज्म। डायनेमिक नेचर की वर्ब होती है डायनेमिक वर्ब। वो एक्शन जिनको कंटिन्यूअस स्टेट में दिखाया जा सकता है, वो एक्शन होता है डायनेमिक एक्शन, डायनेमिक नेचर के, जो गतिशील होते हैं, जिनमें परिवर्तन आ सकता है कुछ ना कुछ। और जिन वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस स्टेट से नहीं दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखी, इनको मैं कहता हूं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्थिर। या तो ये है या नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। हाँ, स्टेट में तो चेंज आ रहा है भाई। एक तो है कि स्टेट है, एक नहीं है कि स्टेट है, लेकिन बीच का कोई सीन नहीं है। तो जो बीच का कोई सीन नहीं, तो वो गोइंग ऑन भी नहीं रह सकता, टाइम टेकिंग भी नहीं हो सकता। ठीक है, वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। क्या लिखा हुआ है? आई एम लविंग, आई एम नॉट लविंग यू। ये पूरा ही गलत हो गया। एक्चुअली में आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना ही नहीं सकते। वो जो वर्ब है वो स्टैटिक नेचर की है। वो स्टेट बताने के लिए आती है, आपकी मेंटल स्टेट बताती है। आई लाइक यू, आई लव यू, आपकी मेंटल स्टेट बताता है। और ये किसी चेंज को नहीं दिखा सकती। ये टाइम टेकिंग नेचर की नहीं है। टाइम टेकिंग नेचर की नहीं है तो आप इसको लविंग कर नहीं सकते। आपको करना पड़ेगा लव। और जब यहाँ पर लव कर दिया तो फिर यहाँ पर आप एम नहीं लगा सकते, फिर आपको ये पूरा ही बदलना पड़ेगा, डू नॉट करना पड़ेगा। आई डू नॉट लव यू। 276 का थर्ड, यहां पर गलती थी। आगे चलते हैं, 277 देख लेते हैं। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। वर्ड टू वर्ड चलेंगे। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने लिखा है वो लिखी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चिल्ला कर मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 जगह देखने को मिलती है। पहली तो वो देखने को मिलती है जब वो किसी कंटिन्यूअस स्टेट को रिफर करती है। कंटिन्यूअस स्टेट को जब वो रिफर करती है तो वो मेन वर्ब की तरह काम करती है। कहाँ? उन 6 टेंसेस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उन 6 टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको मेन वर्ब के रूप में मिलेगी। और चूंकि मेन वर्ब वो होती है तो उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब निश्चित तौर पर ही कोई बी की फॉर्म होती है। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस स्टेट को रिफर करती है मेन वर्ब बनकर, तो स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है टेंस के हिसाब से। इज एम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। पास्ट दिखा रहे हो तो वाज वर भी आ सकता है। फ्यूचर में विल बी और शैल भी आ सकता है। मोडाल के साथ भी बी लगा हुआ आ सकता है। ठीक है, परफेक्ट में ले जाओगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो बी का बीन हो जाता है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वैसे ही लगी रहती है। एक तो ये हो गया जहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। दूसरा हो जाता है जीरेंड।
ये जो जिरेंड होते हैं ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन जिरेंड जो होते हैं वो नाउन होते हैं, और नाउन निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक फंक्शन लेते हैं। तो जिरेंड को पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है, बस ये पता लगा लो कि नाउन के फंक्शन में है या नहीं, क्योंकि जिरेंड नाउन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है तो निश्चित तौर पर ही वो नाउन के फंक्शन में है, नाउन के फंक्शन में तो जिरेंड है। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव लगाए जाते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। आप ये बात भली भांति जानते हैं। तो प्रेजेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है या नहीं, ये चेक करने का भी बड़ा आसान तरीका है, बस ये पता लगा लो कि ये एडजेक्टिव है या नहीं। एडजेक्टिव है मतलब किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या नहीं। तो ये जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं, जरा एक फंक्शन को सर्टिफाई कर सकते हो आप यहाँ पर, ये बता सकते हो कि ये क्या है। देखो ऊपर से शुरू करते हैं। देखो कंटिन्यूअस स्टेट को रिफर करने के लिए आई होती, मतलब मेन वर्ब होती, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आई होती। क्या इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है? नहीं लगी है, तो पहली संभावना को तो हटा दो, पहली संभावना काट दी। दूसरी संभावना पर बात करते हैं। दूसरी संभावना यह है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड है या नहीं। मैंने क्या कहा? जिरेंड होता है नाउन, और नाउन होगा तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट ये हो रहा है क्या? अगर बीइंग को सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करोगे, बीइंग को सब्जेक्ट इंटरप्रेट करोगे, तो सब्जेक्ट है तो उसका कोई प्रेडिकेट भी होना चाहिए। कहाँ लिखा है वो प्रेडिकेट? प्रेडिकेट में मेन वर्ब सबसे पहले देखो। प्रेडिकेट अधूरा है जब तक उसमें मेन वर्ब नहीं आएगी। मेन वर्ब एक लगी तो है, वेंट आउट, लेकिन ये तो इस सब्जेक्ट के लिए लगी है, बीइंग के लिए नहीं लगी, और कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो इट मीन्स ये सब्जेक्ट तो हो नहीं रहा। क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट हो सकती है क्या? ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, और इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लगी, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट भी आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लगी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो इसे जिरेंड को कहोगे? इसको जिरेंड को नहीं कहा जा सकता, इसको जिरेंड। फिर उसके बाद देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकती है नहीं। अब है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही, जब दो संभावना हटा दी तो बची तो एक यही, लेकिन फिर भी अपने कॉन्सेप्ट के साथ लगे रहते हैं, अपने वर्ड के फंक्शन को देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव होगी, और एडजेक्टिव किसी वर्ड को तभी कहा जा सकता है जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए। तो अगर ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं। देखिए बीइंग अ हॉलीडे, निश्चित तौर पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, बस हमें वो नाउन देखना है जिस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। कहाँ है वो नाउन? देखो ये जो हॉलीडे यहां पर लगा है, ये हॉलीडे अगर बीइंग इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव, तो आर्टिकल यहां लिखा होता। भाई ऐसे ही तो लिखते हो आप, अ पुअर गर्ल, अ स्विमिंग गर्ल। गर्ल हो गया नाउन, पुअर हो गया एडजेक्टिव, आर्टिकल ये हो गया। गर्ल हो गया नाउन, स्विमिंग हो गया एडजेक्टिव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव हो रही है गर्ल नाउन के लिए, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो गया आर्टिकल, मतलब आर्टिकल को, डिटरमिनर को पहले लिखा जाता है एडजेक्टिव से। तो एक एविडेंस तो ये है, और दूसरी बात ये है कि चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या कोई और भी नॉन फाइनाइट वर्ब ये होता, अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, और वर्ब का एट्रीब्यूट जब हमने इसमें चेक किया तो हमने पाया कि ये जो बी है ये तो खुद एक लिंकिंग वर्ब होती है, और इस लिंकिंग वर्ब को तो खुद अपना कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है ये तो हॉलीडे, ये तो खुद इसका बीइंग का बीइंग लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। इट मीन्स ये जो बीइंग है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मान रहे हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ये एडजेक्टिव आ हॉलीडे के लिए तो लगाया नहीं गया, किसी और के लिए लगाया गया है क्या? सेंटेंस में कहीं कोई नाउन प्रोनाउन हो जिसके लिए लगाया गया हो? देखिए मुख्यतः नहीं कहना चाहूंगा मैं, मोस्ट केसेस में, मोस्टली जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो सबसे पहला नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जो कि सब्जेक्ट होता है हमारा मेन क्लोज का, उसी के लिए लगाया जाता है।
तो इसके लिए तो लगाया नहीं जा सकता, ये तो खुद उस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया, या यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी होती तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाता। तो ये जो बीइंग या कोई और भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर लगा हो सकता है, ये मोस्ट केसेस में इस सब्जेक्ट के लिए ही लगाया जाता है, इस नाउन प्रोनाउन के लिए लगाया जाता है। यही सेंटेंस को लिखने की स्ट्रक्चर है, इस तरह से जब सेंटेंस लिखे जाते हैं। तो ये जो बीइंग है, क्या इसको बी के लिए, वी के लिए आता हुआ माना जा सकता है? ये कहा जा सकता है कि बीइंग अ हॉलीडे वी के लिए आया है। बी क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या इस प्रोनाउन के लिए बीइंग अ हॉलीडे आया है? देखो, कुछ स्टूडेंट हो सकता है कह दे हाँ, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, और आपको भी नहीं मानना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब है नाउन को मॉडिफाई करना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए आते हैं, जो उनका सब्जेक्ट होता है, वो इनका डूअर होता है। क्या बी बीइंग का डूअर हो सकता है? क्या बी बीइंग का, ये जो हॉलीडे है, ये जो कॉम्प्लीमेंट, डूअर की तो यहाँ बात है ही नहीं, क्योंकि एक्शन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। खैर, लिंकिंग वर्ब भी है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट उस वी के लिए हो सकता है? क्या वी में कुछ ऐसा है जो हॉलीडे हो सकता है? पर अगर आप ये कह रहे हो कि ये बीइंग वी के लिए आया है, तो आप ये लिख रहे हो वी बीइंग अ हॉलीडे, यही तो कह रहे हो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इस प्रोनाउन के लिए आ गया, और ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इसका मतलब आप वी को हॉलीडे कह रहे हो। क्या वी, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, प्लूरल के लिए यूज होता है और स्पीकर के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, वो हॉलीडे हो सकता है? नहीं हो सकता, मीनिंगलेस है। सेंटेंस में क्या कहीं और ऐसा नाउन प्रोनाउन लगा है जिसके लिए बीइंग एडजेक्टिव हो सकता है? पिकनिक के लिए हो सकता है क्या? पिकनिक भी एक नाउन है। क्या पिकनिक के लिए वो नाउन, पिकनिक के लिए वो एडजेक्टिव हो सकता है? क्या पिकनिक हॉलीडे हो सकती है? क्या आ पिकनिक बीइंग अ हॉलीडे हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मीनिंगलेस है। एक्चुअली में समस्या हमारे सामने यही है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बीइंग, और इसके बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट है, जो पूरी की पूरी फ्रेज है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बीइंग, जिसके लिए आया है, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आया है, ये जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आ सकता था, वो नाउन प्रोनाउन पूरे सेंटेंस में कहीं लिखा ही नहीं। एक्चुअली में बीइंग अ हॉलीडे ये आया है उस डे के लिए, जिस डे को हॉलीडे कहा जा रहा है। काम का दिन नहीं है, छुट्टी का है, तो उसको हॉलीडे कहा जा रहा है। तो ये जो बीइंग है उस डे के लिए आया है। अगर कहीं सेंटेंस में डे लिखा होता, संडे मंडे या कुछ भी लिखा होता, या कोई डेट लिखी होती, 25 अगस्त इतना इतना लिखा होता, तो मैं ये कह देता कि ये बीइंग उस डेट के लिए आया है, या उस डे के लिए आया है, संडे के लिए आया है। लेकिन कहीं कोई डेट, कहीं कोई टाइम, कहीं कोई डे नहीं लिखा जिसके लिए बीइंग अ हॉलीडे आ सकता था। अब डे नहीं लिखा सेंटेंस में, कहीं नहीं लिखा, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें यहां पर कुछ ना कुछ डे बनाकर लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं द डे, कोई स्पेसिफिक डे लिख दिया हमने, द डे बीइंग ए हॉलीडे। अब देखो, द डे जो हमने अपनी तरफ से लगाया, इससे भी अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम द डे ना लिख के, कोई स्पेसिफिक नाउन ना लिख के, एक प्रोनाउन लगा दें, इट। इट को मैंने इसलिए लगाया क्योंकि टाइम को, इवेंट को, सिचुएशन को, वेदर को, सीजन को, डे को रिफर करने के लिए हम इट प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। तो इट प्रोनाउन को मैंने द डे की जगह लगाया। एक्चुअली में जो बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द डे के लिए आया था, कोई दिन था, कोई स्पेसिफिक दिन था जिसको हॉलीडे कहा जा रहा है। वो सेंटेंस में लिखा नहीं था, तो इसको सही करने के लिए हमें अपनी तरफ से वो लगाना पड़ेगा। और इसको भी लगाने से अच्छा है कि हम इट लगा दें। इट लगा दिया हमने, इट ने रिफर कर दिया किसी डे को। अब देखिए, जो इट हमने यहाँ पर लगा दिया, ये एक प्रोनाउन की तरह ही लगा दिया, और ये प्रोनाउन लगा दिया, तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब जिसको हम एडजेक्टिव कह रहे थे, ये एडजेक्टिव हो गया इसके लिए। और चूंकि ये एक लिंकिंग वर्ब थी बीइंग, तो ये इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस तरह से हमने अपनी स्ट्रक्चर को मीनिंगफुल बनाया, अपने सिंटेक्स को मीनिंगफुल बनाया। अच्छा देखो, एक चीज और नोटिस करने वाली यहाँ पर है कि हमने स्ट्रक्चर को, शब्दों के अरेंजमेंट को मीनिंगफुल तो बना दिया, लेकिन अभी भी ये जो इट हमने लगाया है ना, ये काम चलाऊ ही है। क्यों बताऊं मैं, क्यों बताऊं? क्योंकि सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। प्रीपोजिशन लगाकर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं, और ये नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं।
लेकिन इट को जोड़ने के लिए हमने कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया। तो बस ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने ऐसी होती है कि हमें उसके मीनिंग को सेटिस्फाई करना है, मीनिंग को जस्टिफाइबल बनाना है, तो हम यहाँ पर इट लगा देते हैं। ये हो गया आपका 277वां सेंटेंस। काम चलाऊ ही होता है। 278 If we have no definite aim before us, we would only wander about in aimless pursuits and achieve nothing। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? इफ लिखा हुआ है। देखिए, जो इफ होता है कंजंक्शन होता है। जब ये कंजंक्शन होता है तो मूलतः दो तरह का इसका फंक्शन होता है। पहला तो ये कि किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा, जब आप क्वेश्चंस को लिखते हो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप इफ या वेदर से जोड़ के लिखते हो। वहां पर इफ भी लगाया जा सकता है, वेदर भी लगाया जा सकता है। एक फंक्शन तो इसका ये हो गया, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता है। दूसरा फंक्शन ये हो गया कि कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी लगाया जा सकता है। अगर कोई स्टेटमेंट, कोई क्लोज आप एक कंडीशन की तरह लिख रहे हो, कंडीशन किस चीज का? दूसरे वाले एक्शन के होने की कंडीशन है। दूसरे वाली क्लोज में जो इन्फॉर्मेशन है उसके होने या करने की कंडीशन अगर आप लिख रहे हो, तो उस कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इफ कंजंक्शन को लगाया जा सकता है। तो क्या इफ यहाँ पर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है या कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है? ऑफ कोर्स कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। कोई क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा, कोई इंटेरोगेटिव मार्क नहीं है, मीनिंग सेंटेंस पढ़ के देख लो, कहीं कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो यहां पर इफ कंजंक्शन को लगाया गया है कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो कंडीशंस होती है ये भी तीन तरह की होती है। पहली कंडीशन होती है ओपन नेचर की। ओपन नेचर की कंडीशन को, या इस पहली कंडीशन को ओपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोबेबल होती है, पॉसिबल होती है, ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है क्लोज्ड। क्लोज्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब इसके होने की पॉसिबिलिटी है, जो कंडीशन में जो बात हमने लिखी है, इस एक्शन के या इसके किए जाने की पॉसिबिलिटी, संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब इसमें फर्दर कुछ हो नहीं सकता, तो इसको कह दिया जाता है बंद हो गई, ये क्लोज हो गई। फिर इन तीनों के बीच की एक रहती है जिसको मैं सेमी क्लोज्ड बोल देता हूं। सेमी क्लोज इसको इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि ये एक तरह का इमेजिनेशन होती है। ये सेमी क्लोज इसको इसलिए बोला जाता होगा, ओपन और क्लोज्ड के बीच की होती है। ये एक्चुअली में दूसरा इसी को कहा जाता है। सीक्वेंस मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर नीचे कर दिया। इसको कहा जाता है सेमी क्लोज्ड। अभी जो सेमी क्लोज होती है ना, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है। प्रेजेंट के पॉइंट पर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, तो ये बंद भी है, ये ओपन भी है, तो इसको सेमी क्लोज्ड कहा जा सकता है। और ये जो क्लोज्ड वाली होती है, ये चूंकि बंद इसलिए हो गई है क्योंकि पास्ट का सिनेरियो होता है। आपने प्रेजेंट के पॉइंट पर कुछ ऐसा इमेजिन कर दिया पास्ट के बारे में, पास्ट की सिचुएशन के बारे में। जैसे मैं कह दूं, काश लाल किला मुंबई में होता। अब लाल किला बना था कब? पास्ट में, बहुत पास्ट में, और मैं उसको ले जा रहा हूं मुंबई में। तो क्या ये संभावना पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल ही 100% इम्पॉसिबल है। तो इसको मैं क्लोज में, यानी कि पास्ट के किसी ऐसे सिनेरियो को मैंने प्रेजेंट में इमेजिन कर दिया जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये तीन प्रकार की कंडीशन हमारे सामने होती है। अब देखिए, अब आगे सेंटेंस को इंटरप्रेट करेंगे। ये शुरू में मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। इफ से हमने कंडीशन को अपना इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया। वी हमने लगाया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है। हैव हमने लगा दी यहाँ पर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर हैव होती तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती, दूसरी कोई मेन वर्ब लगी होती, नहीं लगी है। इसका मतलब हैव ही मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लिखा हुआ है नो डेफिनिट एम। एम हो गया नाउन, डेफिनिट हो गया उसके लिए एडजेक्टिव एम के लिए, और नो लग गया है एक तरह का डिटर्मिनर एम के लिए ही। ये पूरी की पूरी जो नाउन फ्रेज है, नो डेफिनिट एम इस हैव ट्रांजिटिव वर्ब का क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। बिफोर लग गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का मतलब प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बिफोर टाइम
बिफोर प्रीपोजिशन तो है। देखिए जो बिफोर वर्ड है ये कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और मुझे कैसे पता चला प्रीपोजिशन है? क्योंकि इसके तुरंत बाद एक प्रोनाउन लिखा है ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव होगा वो, ऐसे पता चला मुझे ये प्रीपोजिशन है। अब देखिए जो बिफोर यहाँ पर लिखा है ये टाइम रिलीवेंट फंक्शन में नहीं है, टाइम को रिफर नहीं कर रहा, ये रिफर कर रहा है यहाँ पर पोजीशन को, स्पेस में पोजीशन को। बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर का मतलब हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ अस, ये मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है। इफ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस, यानी कि इन फ्रंट ऑफ अस वी। अब देखिए यहाँ से दूसरी क्लोज शुरू हो गई, कंडीशन यहाँ पर आपकी खत्म हो गई, जो कंडीशन आपने इंट्रोड्यूस की थी। वी यहाँ पर प्रोनाउन हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट, आगे लगा हुआ है वुड। अब देखिए जो वुड है, अब जो शुरू में मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी वो काम आएगी। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी ओपन कंडीशन, जिसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट के पॉइंट पर आप कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी सिचुएशन को कंडीशन के रूप में बना रहे हैं जो कि पॉसिबल है, जो कि प्रोबेबल है। और प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर आप उसको बना रहे हैं तो आप लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां पर वी के साथ हमने हैव यूज किया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है। अगर मैंने यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है तो मैं निश्चित तौर पर ही ओपन कंडीशन बना रहा हूं। ओपन कंडीशन मतलब जो भी मैं ये कंडीशन कह रहा हूं ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इसके होने की। अगर इसके होने की पॉसिबिलिटी है तो उस पॉसिबिलिटी को हम उस रिजल्ट में भी दिखाने, उस पॉसिबिलिटी को, उस प्रोबेबिलिटी को हमें उस रिजल्ट में भी दिखाना होगा। भाई अगर कंडीशन प्रोबेबल है तो कंडीशन पर जो चीज डिपेंड कर रही है रिजल्ट वो ही प्रोबेबल है। भाई जो ये जो बात लिखी है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, इस कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर ये कंडीशन हो सकती है तो ये भी हो सकता है। तो अगर वो प्रोबेबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी में दिखा रहा हूं ओपन कंडीशन बना के, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करके, तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी प्रोबेबल है। और रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए वुड नहीं विल। एक गलती तो इसमें यहीं पे नजर आ गई। हाँ, अगर मुझे क्लोज्ड या सेमी क्लोज्ड बनाना था, सेमी क्लोज्ड अगर मुझे बनाना था तो मैं यहाँ पर हैव नहीं लिखता, मैं यहाँ पर लिखता हैड। हैड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट नहीं होती ना, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होती, ये होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। पूरा लिख देता हूं मैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अभी टेंस चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं मूड ही पढ़ाऊंगा, वीडियोस देखना। पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाया जाता है प्रेजेंट की इमेजिनेशन को बताने के लिए। प्रेजेंट के पॉइंट पर, प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं तो उस इमेजिनेशन को दिखाने के लिए पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाया जाता है। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इमेजिनेशन प्रेजेंट का है, मतलब प्रेजेंट के पॉइंट पर आप इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट की किसी सिचुएशन को आप इमेजिन कर रहे हैं, उसको रिफर करने के लिए लगाया था पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अगर पास्ट सब्जेक्टिव मूड यहाँ पर लगाया जाता, हैड लिखा होता, तब मैं कहता कि मेरी जो कंडीशन है वो एक इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर विल नहीं, फिर मैं यहाँ पर वुड लगाता। वुड लगाया जाता है इमेजिनेशन को रिफर करने के लिए। वुड मॉडल का प्राइम काम यही है कि वो इमेजिनेशन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। उस सिचुएशन में वुड सही होता, तो हैव का तो हैड करेंगे नहीं, हैव का हैव ही रहने दो, यहाँ पर वुड का विल कर दो। पहली गलती तो यहाँ पर ये नजर आ गई। उसके बाद इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, देखने सुनने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, वुड का विल कर दो। अब यहां पर लगा हुआ है ओनली। ठीक है, ओनली तो एम्फेसाइजर है, डिटर्मिनर भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। आगे वर्ड देखना पड़ेगा कौन सा लगा है। आगे वर्ड लगा है वर्ब, तो अगर ये वर्ब लिखा है तो ओनली को मैं क्या कहूंगा, एडवर्ब ही कहूंगा। भाई ओनली अगर नाउन से पहले आता तो मैं क्या कहता, डिटर्मिनर है। चूंकि वर्ब से पहले आ रहा तो मैं क्या कहूंगा, एडवर्ब कहूंगा उसको। अब देखिए जो वंडर है, इसके मीनिंग को समझ लेते हैं, इसके मीनिंग को समझ लेंगे फिर आगे काम करेंगे क्या करना है। WONDER, वंडर। वंडर हो गया हमारा वर्ब, और इसका मतलब होता है टू हैव अ विश और डिजायर टू नो समथिंग।
बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। या मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं टू बी क्यूरियस अबाउट समथिंग, टू बी क्यूरियस या टू फील क्यूरियस अबाउट समथिंग। एक और मीनिंग इसका निकल के आ जाता है, ये दोनों मीनिंग तो एक ही जैसे हो गए, ठीक है, एक ही मीनिंग को अलग अलग शब्दों में लिखा देता हूं मैं डालना चाहता हूं आपके दिमाग में कि किस तरह से अलग अलग नेचर के शब्द एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में आकर एक सिमिलर मीनिंग को देते हैं। देखो ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी डिक्शनरी पंचायत करके राजी हो रखी है कि इस वर्ड का यही मीनिंग लिखना है। किसी वर्ड को लेकर किसी भी डिक्शनरी पर जाओगे, हर डिक्शनरी का उसमें अलग ही शब्दों में एक मीनिंग मिलेगा, तो उसके मीनिंग को समझना, उस शब्दों के खेल को समझना भी आपका एक काम है, ठीक है। तो ये एक ही मीनिंग है, लगभग सिमिलर मीनिंग है। एक मीनिंग और हो सकता है वंडर का, और वो हो सकता है टू हैव डाउट्स अबाउट समवन, डाउट टू हैव डाउट अबाउट समवन और समथिंग, या टू एक्सप्रेस डाउट अबाउट समवन और समथिंग, ठीक है। पढ़ लो एक बार मीनिंग। देखो इस मीनिंग को यूज करके मैं एक एग्जांपल लिखवाता हूं नीचे वाले को। जैसे मैंने लिखा आई वंडर वेदर दिस इज द राइट थिंग टू डू। तो यहां पर वंडर का मतलब क्या है? टू हैव डाउट। अब देखिए वापस थोड़ा सेंटेंस पे आते हैं। वंडर के मीनिंग को यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो वंडर के दोनों मीनिंग में आपको मैंने बताया है, ये जो वंडर जो वर्ब है आपकी इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा नहीं, हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन ही लगाना पड़ेगा। अब जरा वापस अपने सेंटेंस पर देखते हैं। वंडर को यहाँ पर सिंटैक्टिकली एनालाइज करने की कोशिश की तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने वंडर को यूज किया है, विल हमने मोडाल यूज किया था, तो वंडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है बेस फॉर्म में। अब वंडर है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। अगर कुछ लिखना भी था, हमें कोई नाउन प्रोनाउन कुछ भी लिखना है तो हमें प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ेगा, और वो प्रीपोजिशन हमने लगा दी अबाउट के रूप में। फिर ये वाली प्रीपोजिशन क्या कर रही है भाई? इस प्रीपोजिशन का क्या काम है? इस प्रीपोजिशन को तो नहीं होना चाहिए था, इसको हटाना पड़ेगा। या एक स्टूडेंट इधर से उठकर ये बोला कि सर आप ऐसा करो, वंडर इंट्रांजिटिव वर्ब है ठीक है, लेकिन इस अबाउट को प्रीपोजिशन कंसीडर न कर एडवर्ब कंसीडर कर लो, और फिर इस इन को प्रीपोजिशन कंसीडर कर लो, फिर आगे जो भी लिखा है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बता देना चाहूँ कि वंडर वर्ब का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ जो ये अबाउट आता है ये एडवर्ब नहीं प्रीपोजिशन ही होती है, ठीक है। इसके फंक्शन को भी जरा समझ लेते हैं, कहीं पर कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, आई ऑफन वंडर अबाउट द फ्यूचर ऑफ माय स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस मैंने लिखा। बाकी सब पता ही है आपको, आई प्रोनाउन हो गया मतलब सब्जेक्ट, ऑफन होगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट ऑलवेज के मीनिंग में होती है, वंडर होगी यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब। अब चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब थी तो ऑब्जेक्ट तो ले नहीं सकती थी, हमने अबाउट लिखा प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा इसका ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो वंडर अबाउट है, वंडर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन ही होता है। अबाउट का एडवर्ब के रूप में यहाँ पर ना तो कोई फंक्शन है और ना ही वो किसी तरह का कोई मीनिंग ऐड कर सकता है। भाई एडवर्ब को लगाता है वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए। अबाउट यहाँ इस सिचुएशन में अगर आप एडवर्ब मान लोगे तो ना तो उसका फंक्शन जस्टिफाई कर पाओगे, ना आप ये कह पाओगे कि उसने किसी तरह का विशेष मीनिंग वंडर में इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐड कर दिया। तो अबाउट को यहाँ एडवर्ब मत मानना, प्रीपोजिशन ही है। अब ये लिखा जाता है वंडर अबाउट समवन और समथिंग, ये इस तरह से, वंडर अबाउट समवन और समथिंग। मीनिंग इसका भी वही है, मीनिंग इसका ही वही है जो अभी लिखवा दिए थे पहले, दोबारा लिख देता हूं, टू हैव स्ट्रॉन्ग
क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, to have strong curiosity about something, yet to have doubt or feeling of uncertainty about समथिंग। ये सारे के सारे मीनिंग जो है आपको देखने को मिलते हैं वंडर के। वही मीनिंग लिखवाया है मैंने जो पहले लिखवाया था, उसी को दूसरे शब्दों में लिखवा दिया। टू बी क्यूरियस को टू हैव क्यूरियोसिटी लिखवा दिया। टू हैव डाउट यहाँ पर भी लिखवाया था, वहां पर भी मैंने ये लिखवा दिया। ठीक है, अगर डाउट होगा तो वैसे ही तुम्हारे अंदर फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चित फीलिंग होगी। तो ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर ये जो वंडर है इसके साथ अबाउट जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है। मुद्दे की बात ये है, तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसको ये प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद आ जाना चाहिए था इसका ऑब्जेक्ट। इनका तो कोई काम ही नहीं है, इनको चलो ठीक है हटा देते हैं। अगर हमें लग रहा है इन गलत है तो इनको हटा देते हैं। अबाउट को नहीं हटा सकते थे। अगर हम ऐसे लिख दें वंडर इन, तो वंडर के साथ इन प्रीपोजिशन नहीं आती। देखिए, जो प्रीपोजिशन है या कोई भी वर्ड है जो लगाया जाता है वो अपने फंक्शन और अपने मीनिंग के हिसाब से लगाया जाता है। तो जब हम कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसको जोड़ा जा रहा है और किससे जोड़ा जा रहा है। तो वंडर के साथ अबाउट प्रीपोजिशन आ जाती है, मीनिंगफुल है, सिंटैक्टिकली सही है, लेकिन इन प्रीपोजिशन नहीं आ पाएगी। तो हटाना तो हमें इनको ही पड़ेगा। वंडर अबाउट सही हो गया। अब वंडर अबाउट को अगर सही मान लें, इन प्रीपोजिशन को हटा दें और इस वंडर अबाउट में अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एमलेस परसूट, तो सिंटैक्टिकली तो हमने सेंटेंस को सही कर दिया। लेकिन क्या अब ये मीनिंगफुल है? वंडर का मतलब क्या है? टू हैव डाउट या टू फील क्यूरियस, टू बी क्यूरियस अबाउट एमलेस परसूट एंड अचीव नथिंग। आगे जो लिखा हुआ है एंड कंजंक्शन से ये दूसरी वर्ब को जोड़ा गया है। पहली वर्ब हो गई मोडाल, वो पहली वर्ब हो गई वंडर, और दूसरी वर्ब हो गई अचीव नथिंग। क्या सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग है उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को वंडर वर्ब का मीनिंग सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है? वंडर का मतलब टू फील क्यूरियस या टू हैव डाउट। तो हमें ये जो परसूट है, परसूट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ परसुइंग समवन और समथिंग। परसूट का मतलब मैं यहां पर लिखवा देता हूं, द एक्शन ऑफ परसुइंग समवन और समथिंग। और परस्यू का मतलब है, इसको भी हटाओ यहां से, जगह चाहिए मुझे। परस्यू का मतलब है, परस्यू क्या होती है? वर्ब होती है। परस्यू से ही परसूट बना है। परस्यू एक वर्ब होती है। परस्यू का मतलब होता है टू फॉलो समवन और समथिंग, या टू गो इन सर्च ऑफ समवन और समथिंग। समवन या समथिंग किसी पर्सन या किसी चीज की सर्च में चले जाना है, उसको फॉलो करना, उसे पाने के लिए या उसके साथ कुछ भी करने के लिए। ये परसू का प्राइम मीनिंग है, मेन मुख्य मीनिंग है, और इस परसू से बना है परसूट। तो यहाँ पर एमलेस परसूट से क्या कहा जा रहा है? एमलेस परसूट से कहा जा रहा है एमलेस सर्च। भाई, जो हमारी सर्च होती है, हम कुछ भी अपने जीवन में सर्च करते हैं, हमारा एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो एमलेस सर्च की बात यहां पर की जा रही है कि ऐसी सर्च जिसका कोई एम ना हो। ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं पता नहीं, क्या चाहिए पता नहीं। तो ऐसे एमलेस सर्च के बारे में हमें कोई डाउट रखना है, कोई फील क्यूरियस? एक्चुअली में अगर आपको थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझ में आ रहा हो, तो ये जो वंडर अबाउट यहाँ पर जो वर्ब लगाई गई है, जो वंडर वर्ब लगाई गई है, वो इस आगे लिखी हुई इंफॉर्मेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, उसका मीनिंग कोऑर्डिनेशन में नहीं है। और यहीं पे आपको एक दूसरी वर्ब के बारे में समझना पड़ेगा, वंडर। ये जो दूसरी वर्ब है ना वंडर, इसका मीनिंग इसके साथ कोऑर्डिनेशन में हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ने आपकी इसी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए इस गलत वर्ब को लिखा हो, सही वर्ब वंडर हो। देखिए, जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस कोई भी एग्जामिनर देता है ना, तो वो एक से ज्यादा गलती करता है। एक गलती कर दी थी उसने यहाँ पर वुड लगाकर। तो कोई बच्चा अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेगा कि हैव के साथ विल आना चाहिए, तो वो भी इसको कर देगा। दूसरी गलती की उसने, दो प्रीपोजिशन एक के बाद एक लिख दिए।
कोई बच्चा अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता तो वो भी सही कर देता। तीसरी गलती की उसने वंडर की जगह वंडर लिख के, अगर कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता तो वो भी सही कर देता। सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको बनाया इस तरह से गया, फॉर्म इस तरह से किया गया है कि बच्चे जो है शिकायत ना हो, वो कर लें। अब देखो वंडर का क्या मतलब है, और वंडर क्यों एप्रोप्रिएट मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है सेंटेंस में, और वंडर क्यों एप्रोप्रिएट मीनिंग को कन्वे कर सकता है इस सेंटेंस में। जरा वंडर के मतलब को समझ लेते हैं। WANDER, स्पेलिंग का फर्क है, यहां पर ए है, वहां पर ओ था। WANDER, वंडर। अब ये जो वंडर वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गो और मूव एमलेसली और लीजियरली। लीजियरली का मतलब इन ए रिलैक्स्ड मैनर, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इन ए रिलैक्स्ड मैनर। एमलेसली का मतलब है विदाउट एम, है ना, एक ऐसे मैनर में जिसमें कोई एम ना हो, विदाउट एम या विदाउट एम, विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, विदाउट डायरेक्शन या विदाउट इंटेंशन, पता नहीं क्या इंटेंशन है, कुछ पता ही नहीं, बिना किसी इंटेंशन के किए जा रहे हैं। विदाउट डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, आप बस चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये वंडर का मतलब होता है, टू गो और मूव एमलेसली और लीजियरली। एक मीनिंग इसका और संभव है। टू लूज फोकस और टर्न अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। एक मीनिंग इसका और संभव है, टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, आउटसाइड मैरिज और आउटसाइड यूजुअल रिलेशनशिप। आपका जो यूजुअल रिलेशनशिप, जो आपका जो भी यूजुअल रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, उसके आउटसाइड सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना। ठीक है, इस मीनिंग को भी वंडर कन्वे कर देता है। अब देखो ये यूज कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जा सकता है। ये जो वंडर जो वर्ब है, ये ट्रांजिटिव नेचर की भी है, इंट्रांजिटिव नेचर की भी है। अगर मैं पहले मीनिंग को कन्वे करने के लिए कोई सेंटेंस लिखूं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, सी वंडर्ड अराउंड द कॉलेज। सी वंडर्ड अराउंड द कॉलेज। कोई और प्रीपोजिशन भी लगा सकता हूं, इन द कॉलेज भी लिख सकता हूं, और मैं इसको ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकता हूं, सी वंडर्ड द कॉलेज भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मीनिंग को कन्वे करने के लिए अगर मैं सेंटेंस लिखना चाहूं लूज फोकस को, तो मैं लिख सकता हूं, माई माइंड वंडर्ड इन द मीटिंग एंड I didn't know about discussion। अच्छा, ये आपके साथ क्लास में भी होता होगा ना, टीचर आपको पढ़ा रहा होता होगा और आप बीच में से कहीं से आपने फोकस छोड़ दिया और फिर आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा है। इसको कहते हैं वैंडरिंग, कि आपका दिमाग भटक रहा है, भटक गया, आप जो मेन सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन था वहां से दिमाग चला गया, इधर उधर कहीं घूम रहा है, वो भटक रहा है। ठीक है, माई माइंड वॉन्डर्ड इन द मीटिंग एंड आई डोंट नो अबाउट डिस्कशन। मैं मीटिंग में, मेरा दिमाग इधर उधर चला गया और पता नहीं डिस्कशन में क्या चल रहा था। ठीक है, तीसरे मीनिंग को कन्वे करने के लिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, माई वाइफ थिंक्स दैट आई हैव अ वॉन्डरिंग आई।
वॉन्डरिंग आई, एक ऐसी आई जो इधर उधर भटक रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर वंडर के मैं किस मीनिंग को यूज कर रहा हूँ, टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप या टू हैव सेक्सुअल इंटरेस्ट इन अदर पर्सन्स। अब ये जो वर्ब है ना, वर्ब वंडर, ये ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी। अब इस वर्ब का जो दूसरा वाला मीनिंग है ना, टू लूज फोकस और टर्न अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, इस वाले दूसरे वाले मीनिंग को यूज करके और इंट्रांजिटिव फंक्शन में हम वंडर वर्ब को अगर यूज करें हमारे इस सेंटेंस में, तो ये हमें ज्यादा मीनिंगफुल नजर आता है सेंटेंस। हम यहाँ पर क्या करें, वंडर अबाउट की, जो वंडर हटेगा तो अबाउट भी हटेगा, हम यहाँ पर लगाए वंडर। और यहाँ पर वंडर का मतलब है टू लूज फोकस एंड टर्न अवे योर अटेंशन एट another line and another direction। सॉरी, बहुत ज्यादा बोलने से हो जाता है, कोई बात नहीं, ह्यूमन मिस्टेक है। वंडर, फिर उसको हमने इंट्रांजिटिवली यूज कर लिया तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। उसके बाद हमने प्रीपोजिशन लगाया और प्रीपोजिशन के बाद लग गया उसका ऑब्जेक्ट। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट एम नहीं है तो आप जो है भटके हुए नजर आओगे किसी एमलेस सर्च में, ठीक है, ये ज्यादा मीनिंगफुल है। एंड अचीव नथिंग, एंड फिर हमने यहाँ पर कंजंक्शन लगाया और अचीव ट्रांजिटिव वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अचीव को और वंडर को जोड़ा जा रहा है एंड कंजंक्शन के द्वारा। ये हो गई हमारी यहाँ पर विल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब के बाद दो वर्ब्स आ गई, दोनों वर्ब्स को एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। ये जो वर्ड है वर्ब, ये ज्यादा मीनिंगफुल है इस सिचुएशन में। तो 278 का ये हो गया। गलती निकालते तो आप इसी दूसरे ऑप्शन में निकालते, कोई सी भी निकालते तो इसी ऑप्शन, 2-3 गलती यहाँ पर निकाली जा सकती थी, 3 थी, या एक तो वुड का विल करना पड़ेगा, दूसरा वंडर का वंडर करो, या फिर वंडर को सही मान रहे हो, हालांकि मीनिंग थोड़ा सा सही नहीं होगा, अप्रोप्रिएट मीनिंग में नहीं होगा, तो उसमें से अबाउट सही करो, इनको हटाओ, ये हो जाना था यहाँ पर। ये आ गया 279 आपके सामने। इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हाउस बुल्ट ऑफ स्टोन। इफ देखिए फिर से कंजंक्शन लगा हुआ है। कंजंक्शन के बारे में मैंने अभी बताया था पिछले सेंटेंस में कि या तो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेगा या कंडीशन, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन बताने के लिए आया है। यू आपका प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, टर्न यहाँ पर मेन वर्ब है, और बेस फॉर्म यहाँ पर यूज हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ओपन कंडीशन, यहाँ पर ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है जो कि पॉसिबल है, मतलब ओपन है, और चूंकि मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ओपन कंडीशन थी, बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जा रही थी, तो यहाँ पर भी मैं यू के साथ क्या यूज कर रहा हूँ, विल। विल दिखाता है कि कोई एक्शन प्रोबेबल है, ठीक है। यू हो गया मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन और विल लग गया मोडाल प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए। और विल को अगर मोडाल की तरह लगाया है तो मैं फाउंड यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा फाइंड। बेस फॉर्म में हम लिखते हैं। फाइंड हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। हाउस यहाँ पर नाउन हो गया, ए आर्टिकल हो गया। बुल्ट ऑफ स्टोन, बुल्ट क्या लगा हुआ है, बुल्ट लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ आती है, हैव के साथ आ जाती है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो एक परफेक्ट का सिनेरियो होता है, कंप्लीशन को दिखाने के लिए आती है। हैव तो यहाँ लगा नहीं है तो ये संभावना तो है नहीं। इसके अलावा बुल्ट आ जाती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ आ जाती है, और ये होती है पैसिव स्ट्रक्चर। तो ऐसा कोई बी की फॉर्म में यहाँ नहीं लगी है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर वाली संभावना भी खत्म हो गई। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है, और पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं, वही हो रहा है ये जो बुल्ट लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव हो रहा है। अगर एडजेक्टिव हो रहा है तो निश्चित तौर पर ही किसी नाउन के लिए आया होगा। कहाँ लिखा है वो नाउन, ये लिखा है वो नाउन। अब आपके दिमाग में देखिए सवाल, देखिए लेक्चर मेरे इसलिए लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं चीज़ों को स्किप करना नहीं जानता। मुझे डिटेल में सोचना समझना बात करना अच्छा लगता है। हमें पता होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए। जब हमारे सामने चीज़ें आए तो हमें उनके बारे में पता हो, हम समझे उन्हें। ये जो बुल्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी इस नाउन के लिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो एडजेक्टिव है
मोस्टली नाउन से पहले लगाए जाते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। ये एडजेक्टिव यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर आप कोई एडजेक्टिव लिखोगे किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, वो भी एट्रीब्यूटिवली, तो उस नाउन से पहले लिखोगे। मैं लिखूंगा यहां पर फ्रेश फूड। फूड क्या हो गया, नाउन, फ्रेश हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। अब मैंने लिखा है यहां पर फूड और एडजेक्टिव लिखा मैंने कुक्ड। कुक्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब एडजेक्टिव, और ये लिख रहा हूं मैं इस नाउन के लिए। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना रहा हूं मैं इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एट्रीब्यूटिवली जब आप किसी भी एडजेक्टिव को यूज करते हो, चाहे वो एक रेडीमेड एडजेक्टिव हो या कोई पास्ट पार्टिसिपल हो, तो एट्रीब्यूटिवली आप उस नाउन से पहले लिखते हो। कोई आर्टिकल लिखा जाना था तो यहां लिखा जाता हो। लेकिन आपके सेंटेंस में ऐसा क्या हुआ कि आपने उस एडजेक्टिव को उस नाउन के बाद लिखा? ये समझने के लिए जरा मेरे ये दो सेंटेंस समझिए। मैंने लिखा विक्रमादित्य was the king of उज्जैन। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा विक्रमादित्य was a famous king for justice and valor। वैल्योर का मतलब करेज। अब देखिए इसको जरा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं। विक्रमादित्य का आपको पता है नाउन है, वाज यहाँ पर मेन वर्ब है, मतलब लिंकिंग नेचर की वर्ब है। इसके बाद जो भी इसके बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब ने कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक किया होगा। यहाँ पर एक वर्ड छोड़ दिया मैंने, पूरा लिख देता हूँ ठीक से। विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। ठीक है, तो ये लग गई लिंकिंग वर्ब, और ये पूरा का पूरा जो द फेमस किंग है ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने देखा तो ये नाउन है, फेमस एडजेक्टिव लग गया किंग के लिए, और द हो गया आर्टिकल, ऑफ प्रीपोजिशन लग गया, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इसको भी फटाफट इंटरप्रेट कर लेते हैं। विक्रमादित्य नाउन हो गया, वाज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, उसके बाद अ फेमस किंग कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट के बाद आ गया फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया जस्टिस एंड वैल्यू, और ये पूरी के पूरे दो नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़ के नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट हो गई। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर लिखी है ऑफ उज्जैन, ये ऊपर वाले सेंटेंस में जो ऑफ उज्जैन आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किस वर्ड के लिए आई है? देखिए प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, और किसी वर्ड से ही जोड़ रहे होते हैं वो। तो ये ऑफ उज्जैन को किससे जोड़ रहा है, या ऑफ उज्जैन प्रीपोजिशनल फ्रेज किस वर्ड के लिए आई है? देखिए आपको देखने में पता ना चल रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ऑफ उज्जैन जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये आई है इस किंग के लिए, किंग के बारे में बताने के लिए। कहाँ के किंग की बात हो रही है? ठीक है, तो इस ऑफ उज्जैन फ्रेज को, चूंकि ये किंग के लिए आई है, ये नाउन के लिए आई है, मैं कहूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। उसी प्रकार से मैं दोबारा अपने सवाल को रिपीट करता हूं नीचे वाले सेंटेंस के रेस्पेक्ट में कि ये जो फॉर जस्टिस एंड वैल्योर है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये सेंटेंस के किस भाग के लिए आई है, या फॉर प्रीपोजिशन ने जस्टिस एंड वैल्योर को सेंटेंस के किस भाग से जोड़ा है, किस भाग से जोड़ने की कोशिश की है? क्या फॉर जस्टिस एंड वैल्योर किंग के लिए आई है? क्या किंग के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए आई है? ठीक है, ऑफ उज्जैन जो लगाया गया था किंग के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए लगाया था, किंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए बताया गया था, किंग कहाँ से बिलोंग करता है ये बताने के लिए। लेकिन फॉर जस्टिस एंड वैल्योर किंग के लिए लगाया गया है, या विक्रमादित्य के लिए लगाया गया है, या वाज के लिए? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं और आपका दिमाग अगर खुला है तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि फॉर प्रीपोजिशन ने जस्टिस एंड वैल्योर को फेमस वर्ड से जोड़ने की कोशिश की है। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर जस्टिस एंड वैल्योर, ये लगाई गई है फेमस के बारे में बताने के लिए कि वो जो किंग था वो फेमस क्यों था, उसके फेमस होने का रीजन क्या था। फॉर जस्टिस एंड वैल्योर प्रीपोजिशनल फ्रेज इस एडजेक्टिव के लिए लगाई गई है।
अगर कोई भी एडजेक्टिव, अगर कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज या कोई भी इंफॉर्मेशन, लिखी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन या लिखी हुई कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर इस एडजेक्टिव के लिए आती है तो इस एडजेक्टिव को बाद में लिखा करो, क्योंकि ये जो फ्रेज हो रही होगी ये फिर एक एडवर्ब फ्रेज हो रही होगी जिसको अपना एडजेक्टिव चाहिए। यानी कि इसको लिखा जाना चाहिए था अ किंग फेमस फॉर जस्टिस एंड वेलोर। ठीक है, अब ये किंग क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया, और इस चूंकि ये तो नाउन हो गया, ये आ किंग कॉम्प्लीमेंट बन गया लिंगिंग वर्ब के साथ आगे विक्रमादित्य सब्जेक्ट का। फेमस हो गया एडजेक्टिव जो कि इस नाउन के लिए एडजेक्टिव बन गया, और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये बन गई इसके लिए एडवर्ब। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रीपोजिशनल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में लिखी प्रीपोजिशनल फ्रेज इस नाउन के लिए ना आके इस एडजेक्टिव के लिए आई है तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा करो। केवल प्रीपोजिशनल फ्रेज आने से मतलब नहीं है, केवल प्रीपोजिशनल फ्रेज आने से मतलब नहीं है, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के लिए आई है तो एडजेक्टिव को बाद में लिखा करो। एक सेंटेंस और देखो जरा, मैंने लिखा सी बॉट द प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम द मार्केट। एक सेंटेंस मैंने लिखा सी बॉट द प्रोसेस्ड फूड इन द ऑयल, इन द चीप ऑयल लिख देता हूं, इन द चीप ऑयल। सेंटेंस पूरा का पूरा आपके सामने है। प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, बॉट यहाँ पर बाई का मतलब आप उसको जानते हैं परचेज करना, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द प्रोसेस्ड फूड, जिसमें कि फूड एक नाउन है, प्रोसेस्ड जो है एक एडजेक्टिव है, प्रोसेस्ड फूड मतलब जिनको तैयार किया गया, प्रोसेस किया गया आर्टिकल। जो पैकेज फूड लाते हैं मार्केट से, मॉल वगैरह से खरीद के, वो सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो सी बॉट द प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया और इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सवाल मेरा आपसे वही है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है फ्रॉम द मार्केट किसके लिए लगाई गई है? फूड के लिए लगाई गई है, प्रोसेस के लिए लगाई गई है, बॉट के लिए लगाई गई है या शी के लिए? आपको देखने से कंटेक्स्ट से पता चलेगा कि फ्रॉम द मार्केट ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हो रही है इस वर्ब, ये इस वर्ब के लिए लगाई गई है, इस वर्ब का प्लेस बताने के लिए लगाई गई है कि एक्टिविटी कहां पर हुई। तो इसको मैं क्या कहता हूं? एडवर्ब हो प्लेस कहता हूं। इसको मैंने कहा एडवर्ब प्लेस, और ये लगाई गई है उस वर्ब के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो पूरा सेंटेंस वही है, वैसा का वैसे ही, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बॉट के लिए नहीं लगाई गई। ऐसा नहीं है कि इन द चीप ऑयल में बॉट किया कुछ, फूड के लिए भी नहीं लगाई गई। ये इन द चीप ऑयल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है इस एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए। इसका मतलब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो रही है एडवर्ब उस एडजेक्टिव के लिए, उस एडजेक्टिव को बाद में लिखा जाना चाहिए। अब स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, नाउन पहले लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा आपको एडजेक्टिव, फिर लिखना पड़ेगा एडवर्ब। बाकी टाइम पर आप क्या करते हैं? नाउन लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव लिख देते हैं उसके लिए, फिर एडवर्ब लगा देते हैं। यहां आपको उल्टा करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा द फूड प्रोसेस्ड इन द चीप ऑयल। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपके सेंटेंस में लग रहा था, जिसकी वजह से बुल्ट को हाउस के बाद में लिखा गया। ये हो गया 279। 280 पर चल लेते हैं। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट। आई हो गया प्रोनाउन और ये हो गया सब्जेक्ट। वेंट यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, एक्शन है। इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, टू प्रीपोजिशन लगा दिया, और टू प्रीपोजिशन लगाकर टू को देखते ही प्रीपोजिशन निकल गया दिमाग से। वेंट इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, वो बात समझ में आती है। लेकिन टू यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू सी। टू सी मतलब 2 + V1, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फिनिटिव। अभी जो सारे के सारे इन्फिनिटिव होते हैं, नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं।
अब देखिए नाउन होने के लिए इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। सब्जेक्ट ये हो नहीं पाएगा, वर्ब ने अपना सब्जेक्ट ले लिया शुरू में ही। ऑब्जेक्ट भी ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती। कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि लिंकिंग वर्ब इससे पहले लगी नहीं है, इसका मतलब ये नाउन ही नहीं है। एडजेक्टिव भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आया नहीं है, ये आया है एडवर्ब, ये आया है इस वर्ब के रीजन को बताने के लिए। इस सिचुएशन में मैं कहता हूँ इन्फिनिटिव को एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि हमारा जो ये वेंट वाली जो एक्टिविटी हुई, इसका रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू सी द ताजमहल। अब देखिए टू सी जो है ना ये इन्फिनिटिव है, लेकिन ये इन्फिनिटिव सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो देखा कि हमने एक ट्रांजिटिव वर्ब यूज की है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द ताजमहल। इन प्रीपोजिशन हो गया और ये प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। मून लिट नाइट, नाइट हो गया नाउन, मून लिट हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, हो गया इसके लिए आर्टिकल। अब देखिए मून लिट नाइट का मतलब क्या है, मून लिट नाइट मतलब अ नाइट फुल ऑफ मून लाइट, चांदनी रात। ठीक है, मून लिट नाइट को विलियम शेक्सपियर ने पहली बार यूज किया था, अ नाइट फुल ऑफ मून लाइट, जिसमें मून लाइट हो, चांद पूरा जो है चमक रहा हो, पूरा भी ना चमक रहा हो तो बट चांदनी रात हो, अच्छा खासा चांद चमक रहा हो, अ नाइट फुल ऑफ मून लाइट। अब देखिए इस मूनलिट नाइट को ना एक ओकेजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक ओकेजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ओकेजन को रिफर करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन नहीं ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। एक्चुअली में हमारे पास जो टाइम प्रीपोजिशन होते हैं वो होते हैं तीन, एट, इन और ऑन। एट, इन और ऑन। एट को लगाते हैं हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एट 7 AM, एट लंच टाइम, ठीक है, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट। ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट है जिनको स्पेसिफिक पॉइंट के रूप में दिखाया जा सकता है, उनके सामने एट लगाया जा सकता है। एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, ठीक है। इनको लगाते हैं हम किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन को रिफर करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं, ड्यूरेशन को रिफर, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर टाइम की किसी ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं तो हम लगाते हैं इन, जैसे इन अ ईयर, ईयर क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। इन 2023 एक ईयर को रिफर कर रहा है, ड्यूरेशन हो गया। इन जनवरी, है ना, इन जनवरी लिख देता हूं मैं, तो जनवरी क्या है, ये भी एक ड्यूरेशन है। इन समर, चाहे द समर लिखा हो, ये क्या है, मतलब कोई भी सीजन। इन डिकेड, इन 1980s, ठीक है। इन किसी सेंचुरी में, इन 90s, ठीक है। इन द पास्ट, पास्ट क्या है, वो भी एक ड्यूरेशन है, पूरी की पूरी लंबी कोई पॉइंट तो है नहीं। इन द फ्यूचर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों के साथ आप इन लगा देते हैं। ऑन लगाते हैं किसी स्पेसिफिक डे को रिफर करने के लिए, स्पेसिफिक डे या डेट को रिफर करने के लिए, या फिर ओकेजन को रिफर करने के लिए, ओकेजन को रिफर करने के लिए। जैसे कि मैं लिखूंगा ऑन संडे, मैं लिखता हूं ऑन 15 अगस्त 1947, मैं लिखता हूं ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक डे या डेट को रिफर करते हैं, किसी ओकेजन को रिफर करते हैं, तो मैं क्या लिखता हूं ऑन रिपब्लिक डे, ऑन बर्थडे, ऑन एनिवर्सरी। किसी ओकेजन को रिफर करते हैं तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। यही हो रहा है आपके सेंटेंस में। मूनलिट नाइट को विलियम शेक्सपियर ने एक ओकेजन माना है, उसे एक ओकेजन की तरह रिफर किया गया है, तो इसीलिए इसके साथ इन नहीं ऑन प्रीपोजिशन लगाकर चलते हैं। और ऐसा अगर कोई भी ओकेजन दिखेगा तो हम ऑन प्रीपोजिशन ही लगाएंगे। ये हो गया आपके आज तक का 280 सेंटेंस। आज का डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपको जवाब देने में। धन्यवाद।